बेस्ट फ्रेंड्स सीता और गीता। बेलापुर नाम के एक गांव में सीता और गीता नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। सीता एक अच्छी लेखिका रहती है, लेकिन चांस ना मिलने के कारण वो लेखिका नहीं बन पाती। एक दिन दोनों मिलते हैं। गीता, क्या तुमने कभी वो कुएं के मेंढक वाली कहानी सुनी है? हाँ, उसमें वह मेंढक उस कुएं को ही अपनी दुनिया मानता है, लेकिन किसी दिन जब वो तालाब में जाता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया कितनी छोटी थी। उस कुएं के बाहर भी एक अलग बड़ी दुनिया है। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा टैलेंट बेलापुर जैसे छोटे गांव में ही सड़ा जा रहा है। ठीक है, तू जा कुएं से बाहर और बना अपनी अलग दुनिया, पर उसके लिए हमें प्रोफेसर शर्मा सर से बात करनी होगी। वही हमें सही मार्गदर्शन करेंगे। दूसरे ही दिन सीता और गीता प्रोफेसर शर्मा के पास जाते हैं। आओ सीता और गीता, आज दोनों देवियां एक साथ, क्या बात है? सर, सीता लेखिका बनना चाहती है, आप ही सही मार्गदर्शन करो सर। सीता, क्या तुम सच में लेखिका बनना चाहती हो? हाँ सर, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है और मैं मेहनत के लिए भी तैयार हूँ। शाबाश बेटा, एक काम करो, मुंबई में प्रेस्टीज पब्लिशर्स के चीफ एडिटर कपूर से जाकर मिलो। उनको अपनी लिखी हुई पूरी बुक्स दिखाओ और अगर एक बार उन्हें तुम्हारी स्टोरी पसंद आ गई फिर तो वो तुम्हें स्टार लेखिका बनाकर ही रखेंगे। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेस्ट ऑफ लक सीता। फिर सीता और गीता वहां से चली जाती है, लेकिन सीता थोड़ी सी उदास रहती है। ये देखकर गीता उससे पूछती है, अरे सीता, इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? अब तो रास्ता मिल गया है, फिर भी उदास हो। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। सीता, तुझे मेरी कसम है, बता। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मुंबई जाकर वहाँ कुछ दिन ठहर कर अपनी बुक पब्लिश करवा सकूं। बस इतनी सी बात। कल तुम बस स्टॉप पे आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उसी से मुंबई में तुम्हारी अकेली का गुजारा आराम से हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये पैसे तुम्हें कब वापस लौटा सकूंगी ये मैं नहीं बता सकती। अरे बाबा, जिस दिन तुम बड़ी लेखिका बन जाओगी उसी दिन मैं समझूंगी मुझे मेरे पैसे मिल गए। दूसरे दिन कहे मुताबिक गीता सीता को पैसे देती है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को गले लगाती है। फिर गीता सीता को नम आंखों से विदा करती है। सीता मुंबई पहुंचते ही प्रेस्टीज के दफ्तर पहुंचती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, जल्दी आओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर, मैं मेरी एक नॉवेल पब्लिश करना चाहती हूँ। ओके, लेकिन जल्दी दिखाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कपूर जो कहता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वही कपूर 2 घंटे तक सीता की नॉवेल पढ़कर उसे छापने का निर्णय लेता है। रातों रात सीता फेमस हो जाती है और सीता प्रेस्टीज पब्लिशर के लिए लिखते लिखते बहुत ही व्यस्त हो जाती है। इस तरह से 10 साल निकल जाते हैं और सीता एक बहुत बड़ी लेखिका बन जाती है। फिर रामपुर में उसे एक स्कूल में कार्यक्रम पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करते हैं। तब सीता भाषण देती है। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। बच्चों, मैं एक बिना माँ बाप के सहारे पली बड़ी एक अनाथ लड़की हूँ। मैं बेलापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था गीता। हमारे दोनों की दोस्ती की कहानी बड़ी ही मजेदार है। मुझ जैसी अनाथ लड़की को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उसने उसके स्वर्गवासी माँ के दिए हुए सोने के कंगन और बाली बेच दी। बगैर उसके इस एहसान के मैं शायद ही यहाँ तक पहुँचती। मैं कुछ दिन बाद बेलापुर गई सीता से मिलने, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मुझे पता चला कि माँ के जेवरात बेचने की वजह से उसके पिताजी ने उसे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। अब मुझे नहीं पता कि गीता कहाँ पर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। तभी एक बच्चा खड़ा होकर सीता से कहता है, मैडम, आपकी दोस्त गीता यही इस गांव में ही है और इस वक्त वो यहीं पर है। तभी सीता गीता को पुकारती है और दौड़ती हुई गीता सीता के पास आती है। फिर दोनों एक दूसरे को स्टेज पर गले लगाते हैं। ये देखकर सब बच्चे तालियां बजाते हैं।
एक गांव में विकास नाम का एक जलेबी वाला रहता है। उसकी बनाई जलेबी पूरे गांव में मशहूर रहती है। विकास के साथ और दो लोग काम करते हैं। वो दोनों विकास के नौकर रहते हैं और वो दोनों सगे भाई भी होते हैं। लेकिन दोनों बहुत आलसी रहते हैं। गांव में कोई भी समारोह हो, गांव वाले सिर्फ विकास की दुकान से ही जलेबी लेते हैं। विकास के नौकर आलसी होने के कारण उन दोनों को हमेशा समझाता रहता है। अरे छन्नू और बन्नू, तुम दोनों को मैं कितनी बार समझाऊं कि काम में आलस्य मत दिखाओ। ऐसे कैसे तुम दोनों अपना काम करोगे? मेरी बात को समझो और जल्दी से सुधर जाओ। जी भैया, हम कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलकर दोनों भी हमेशा बात को टाल देते हैं और विकास की पीठ पीछे हंसते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन विकास एक ऑर्डर की जलेबी बनाता रहता है। अरे छन्नू और बन्नू, जल्दी से जलेबी बनाने की सामग्री निकाल कर लाओ यहाँ से। जी भैया, अभी ला रहे हैं। अरे ये कैसा मैदा लेकर आए हो तुम? इतने दिन हो गए तुम दोनों को काम करते हुए, लेकिन कौड़ी की अकल नहीं आई तुम दोनों में। ऐसे बनेगी स्वादिष्ट जलेबी? अगर ऐसे काम करोगे तो कैसे बिकेगी हमारी जलेबी? तुम दोनों को सजा देनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूं मैं, इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह ही काट देता हूं। दोनों को डांटकर विकास दूसरे काम में लग जाता है और इधर दोनों भाई आपस में बात करते हैं। देखो बन्नू, अब मैं यह काम नहीं करूँगा। विकास भैया की बहुत सुन ली। अब मुझसे काम नहीं होगा यहाँ पर। हाँ छन्नू, सही कह रहे हो। मैं भी अभी यहाँ पर काम नहीं करूँगा, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें तो इसके सिवा और कोई काम आता ही नहीं। अरे चिंता क्यों करते हो? हमें भी जलेबी बनाने आते हैं ना अभी बन्नू। हम भी जलेबी बेचेंगे अब से। लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हम कोई व्यापारी से कुछ रुपया उधार लेंगे और मुनाफा होने के बाद उन्हें सूद समेत वापस भी कर देंगे। ठीक है भैया। ये सोचकर दोनों भाई विकास की दुकान से चले जाते हैं और एक व्यापारी के पास जाते हैं। उनसे कुछ रुपया लेकर अपनी खुद की जलेबी की दुकान डालते हैं। दूसरे दिन विकास दुकान जाते रहता है। तभी छन्नू और बन्नू दोनों रास्ते में मिलते हैं। अरे छन्नू और बन्नू, तुम दोनों कहाँ गायब हो गए और दुकान भी नहीं आ रहे हो? मुझे बताकर तो छुट्टी लेते, बिना बताए ही चले गए। विकास भैया, जरा वो देखिए। अरे वाह, तो तुमने इस दुकान में नौकरी शुरू की है क्या? चलो अच्छा है। नहीं विकास भैया, हम वहाँ नौकरी नहीं कर रहे। हम तो यहाँ के मालिक है। ये दुकान हमने शुरू की है। अरे वाह वाह, ये तो खुशी की बात है। खूब मेहनत से काम करना और कुछ जरूरत पड़ी तो बेझिझक मुझसे बोलना, मैं अवश्य ही मदद करूंगा। हाँ विकास भैया, कहीं ऐसा वक्त ना आए जाए कि आपको हमारे ही सहायता की जरूरत पड़े। विकास अपनी दुकान में चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। इधर छन्नू और बन्नू दोनों नई दुकान में जलेबी बिकने का इंतजार करते हैं, लेकिन कई दिन हो जाते हैं उनकी दुकान से कोई जलेबी नहीं खरीदता। अरे छन्नू और बन्नू, इधर आओ। देखो, महीना होने को आ रहा है। अगर 15 दिन में मुनाफे के साथ असल रकम मुझे नहीं दी तो दुकान किसी और को बेच दूंगा। क्या समझ रखा है? आमदनी के बिना व्यापार कैसे हो सकता है? समझ गए कि नहीं तुम दोनों? जी, हम कोशिश कर रहे हैं। ये बोलकर दोनों भाई दुकान चले जाते हैं। वहां पे छन्नू बन्नू से कहता है, अरे बन्नू, मेरे पास एक योजना है। हाँ भैया, बताओ। मैं भी आपकी इसमें मदद करूँगा। हम विकास की दुकान से बनी हुई जलेबियों को चुराते हैं और अपनी दुकान की कहकर बेचते हैं, ठीक है? अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी कल्पना है भैया। इससे तो हमें भी फायदा होगा। दोनों रात को चोरी से विकास की दुकान में घुसते हैं और जलेबी चुराते हैं। दूसरे दिन विकास अपनी दुकान खोलता है तो वो देखता है कि जलेबियां गायब है और वो लोग भी आ जाते हैं जो विकास को जलेबियों का
ऑर्डर देके जाते हैं। अरे विकास भाई, हमारा जलेबियों का ऑर्डर हुआ है कि नहीं? कहाँ है हमारे जलेबियाँ? हाँ हाँ भैया, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मैं अभी आपको जलेबियाँ तैयार करके देता हूँ। विकास जल्दी जल्दी जलेबियाँ बनाने लगता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो लोग सामने छन्नू और बन्नू की दुकान में चले जाते हैं। अरे चन्नू और बन्नू, क्या तुम्हारे पास जलेबियाँ तैयार है? हाँ हाँ भैया, जलेबियाँ तैयार हैं। इतनी चाहिए? आदमी छन्नू और बन्नू की दुकान से जलेबियाँ लेकर जाता है। छन्नू और बन्नू की दुकान में बढ़ती भीड़ को देखकर विकास हैरत में पड़ जाता है और उनकी दुकान में जाकर देखता है तो वही गायब हो चुकी जलेबियाँ उनकी दुकान में उसे दिखती है। तुम दोनों को आलस और कामचोरी के साथ साथ अब चोरी की भी आदत लग गई है, क्यों? अब मेरी जलेबी चुरा के तुम लोगों को बेचोगे? ऐसा करने वाले हो क्या? अरे विकास भैया, ये क्या कह रहे हो आप? ये जलेबियाँ तो हम दोनों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाई है अपने हाथों से। अच्छा, तो चलो गांव के बड़े मुख्य के सामने ये साबित करके दिखाओ। ये बोलकर विकास और छन्नू बन्नू अपना अपना सामान लेकर गांव के मुख्य और कुछ लोगों के सामने जलेबी बनाने का सामान लेकर आते हैं। विकास अपनी जलेबियाँ बहुत तेजी से बनाता है और छन्नू और बन्नू अपनी ही आलस और कामचोरी की वजह से जलेबियाँ देरी से बनाते हैं। थोड़ी ही देर में गांव के मुख्य विकास की जलेबी चखते हैं और छन्नू बन्नू की दुकान की जलेबी चखते हैं और आखिर में उन्होंने बनाई हुई जलेबियाँ भी चखते हैं और मुख्य समझ जाते हैं कि छन्नू और बन्नू ने विकास की दुकान से ही जलेबियाँ चोरी की है। छन्नू और बन्नू गांव के मुख्य और विकास से माफ़ी मांगते हैं। विकास उन दोनों को माफ़ कर देता है और छन्नू और बन्नू की दुकान बंद करके वापस अपनी ही दुकान में उन दोनों को काम के लिए रख देता है। गोपाल की जादुई रोटी। सीहोर नाम के एक शहर में गोपाल नाम का एक लड़का रहता है। गोपाल के साथ उसके दो भाई जनार्दन और रमेश भी रहता है। गोपाल को प्राणी और भिखारियों के प्रति बहुत सहानुभूति रहती है। वो अगर किसी प्राणी को किसी भी मुसीबत में देखे तो उसकी मदद कर देता है और कोई भिखारी उसके पास आकर भीख भी मांगे तो भला ही उसके पास कुछ ना बचे, लेकिन अपना खाना या कुछ रुपए अगर उसके पास है तो वो भिखारी को दे देता था। ऐसे ही एक दिन घर में रमेश खाना बनाता है। गोपाल उससे पूछता है, अरे रमेश, आज तुमने कितनी रोटियां बनाई? आज 28 रोटियां बनाई। गाय, कुत्ते और भिखारियों के लिए 18 और हमारे लिए बचा 10। ठीक है, मैं अभी गाय, कुत्तों और भिखारियों में रोटियां बांट कर आता हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी आ। वैसे भी बांट कर खाने के बाद रोटी खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। गोपाल गाय और भिखारियों में रोटियां बांट कर आता है। फिर रमेश और गोपाल दोनों मिलकर खाना खाने बैठते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा होता है, लेकिन अचानक भारी वर्षा होती है। इतनी भारी वर्षा होती है कि उसमें गेहूं की सारी फसल बह जाती है और हर तरफ अकाल पड़ जाता है। लोगों के घर में अनाज नहीं रहता, लेकिन जनार्दन सीहोर का सबसे रईस आदमी रहता है। 15 दिनों के बाद भी उसके घर में काफी अनाज रहता है। तभी एक दिन एक भिखारी जनार्दन के घर भीख मांगने आता है। मालिक, मालिक, भगवान के नाम पे कुछ दे दो मालिक। अबे ओ भिखारी, अगर हम तुझे खाने को देंगे तो हम क्या खाएंगे? चल निकल यहाँ से, और दोबारा ये अकाल निकल जाने तक मत दिखना। भिखारी बहुत भूखा होता है। वो रोते रोते कहता है, मालिक, घर में बीवी और बच्चा भूखा है और 15 दिनों से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर जिंदा हूँ मालिक। अगर 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा मालिक। कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो दया कीजिए मालिक। अबे तो क्या मैंने कहा था तुझे शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए? सुन बे, अगर तेरा परिवार मर जाता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब मुझे मत बता, समझा गया? चल निकल यहाँ से। गोपाल यह सारी बातें सुनता है, लेकिन वो भी क्या करेगा, वो भी प्रकृति के सामने बेबस था। वो किचन में जाकर देखता है
तो सिर्फ एक ही रोटी बची रहती है। वो और रमेश बिना रोटी खाए उस रोटी को प्रणाम करके सो जाते हैं। फिर गोपाल को सपने में भगवान दिखाई देते हैं। उठो गोपाल, तुम्हारे लिए एक काम है। हे प्रभु, आप जब आप तीनों लोकों के मालिक हैं तो फिर यहाँ इतना कल क्यों है भगवान? कुछ तो कीजिए भगवान। मैं इसीलिए आया हूँ बालक। ये लो, इस रोटी को थोड़ा थोड़ा करके सब में बांट दो और सबको भोजन खिलाओ। ये कहकर भगवान गायब हो जाते हैं। सुबह होती है। गोपाल ये सपना अपने भाइयों को बताता है, लेकिन रमेश को छोड़कर जनार्दन उसकी बात को मजाक में लेता है। फिर थोड़ी ही देर में फिर से जोरों की बारिश शुरू होती है। भारी बारिश की वजह से उनके घर में पानी घुसकर उनका बचा कुचा सारा खाने का सामान खराब हो जाता है। तीनों भाई बड़े परेशान होते हैं। रात होती है और गोपाल किचन में जाता है। तभी उसे एक बर्तन में एक रोटी दिखती है। अरे, ये तो वही रोटी है जो मुझे भगवान ने दी थी। कमाल है, शायद मैं ही भूल गया था इस रोटी को यहाँ रखकर। कोई बात नहीं, भगवान ने जैसे बोला था इसे तोड़कर थोड़ा थोड़ा करके गरीबों में बांट देता हूँ। ऐसा बोलकर गोपाल रोटी को तोड़कर गरीबों में बांटने लगता है। वो जितनी बार रोटी को तोड़ता है, रोटी फिर से अपने पूरे आकार में आ जाती है। ऐसा कर करके वो सारे गांव के गरीबों को पेट भर के रोटियां बांट देता है। फिर वो घर में जाता है, लेकिन वो रोटी जैसी कि वैसी ही रहती है। दूसरे दिन गोपाल सारे सीहोर में फिर से रोटी बांटता रहता है। उस वक्त जनार्दन भी वहां आता है और कहता है, गोपाल, मुझे भी रोटी दो, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। लेकिन गोपाल कहता है, नहीं, अभी नहीं, पहले सब गरीबों को दूंगा, उसके बाद ही हम खाएंगे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ गोपाल? मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तभी गोपाल उसकी ये बात सुनकर कहता है, उस दिन तुमने उस भिखारी को तुम्हारे पास रोटी होते हुए भी उसे नहीं दी और उसका परिवार बेचारा भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे ठीक है यार, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले मुझे रोटी दो, चाहे तो मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। नहीं, नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो आदमी में इतना अहंकार भर दे कि वो अहंकार एक दिन किसी निर्दोष की जान ले ले। गोपाल की यह सारी बातें सुनकर जनार्दन बहुत शर्मिंदा होता है। भगवान भी उसी को देता है जिसमें दूसरों को देने की ताकत हो। अंत में गोपाल अपने जादुई रोटी का सीक्रेट रमेश और अपने तक ही सीमित रखता है।